हेलो दोस्तों, आप सभी का चक्रधारी क्लासेस में स्वागत है। आज हम गणित विषय शुरू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। आज हम केवल इसके थ्योरी पार्ट को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट में आपको इसका क्वेश्चन आंसर आपको बताते चलेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। संख्या पद्धति। किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 आदि स्थान हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 में सभी संख्या का स्थान बताना है हमें। संख्याओं के स्थान देखिए, इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई स्थान पर 4 और सैकड़े के स्थान पर 3 तथा हज़ार के स्थान पर 2 और 10,000 के स्थान पर 1 है। अब आते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सभी प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद आता है सम संख्या। जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः भाजित हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार बहुत सारे हैं। यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है, प्रत्येक सम संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से ही कोई होता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता। अब चलते हैं नेक्स्ट में, विषम संख्या। जो प्राकृत संख्याएं 2 से विभक्त ना हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना हो, जो 2 से भाजित होते हैं उसको सम संख्या, और जो 2 से भाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। तो ये क्या क्या हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस प्रकार बहुत सारे हैं। तो विषम संख्या का जो इकाई अंक है 1, 3, 5, 7, 9, इन्हीं में से कोई होता है, तो वो है विषम संख्या। अब आते हैं अगला, पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या जो है, प्राकृत संख्या में 0 को अगर शामिल किया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। अगर इसी में हम लोग 0 लगाएं तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। अगला है पूर्णांक संख्या। 0 सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या संख्या है? धनात्मक संख्या है, साथ में प्राकृत संख्या भी है। और ये जो है इधर ऋणात्मक संख्या है, इसमें देखिए 0 भी शामिल है। इधर हो गई ये प्राकृत संख्या और ये हो गया, इसमें 0 भी अगर शामिल कर दें धनात्मक में, इधर धनात्मक है और इधर ऋणात्मक, साथ में इधर शून्य को भी शामिल किए हैं, तो क्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। अब संख्या रेखा। संख्या की श्रृंखला को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस साइड प्लस में और इस साइड 0 के इस साइड माइनस में। 0 हमेशा मिडिल पे ही होता है। अगला देखते हैं परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5/6, ऋण 1/6, 2 सही 1/6, ऋण 5, 2।
p/q के रूप में हम जिसे लिख सकते हैं, जहाँ q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 ना हो तो वो कहलाती है प्राकृत संख्या। देखिए इसमें 0 जो q है इसका मान 0 नहीं है। ये ऋण 5 को हम लोग क्या रखते हैं, ऋण 5/1, 2 को 2/1। p जो होता है अंश है और q हर। अब आते हैं अगला, अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है, करनी के रूप में जितने भी होते हैं वो सब अपरिमेय संख्या के रूप में आते हैं। साथ में पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अगले पेज पे चलते हैं। अब बारी है वास्तविक संख्या। इसमें लिखा है परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है, करनी के रूप में p, q, पाई, p/q, ऋण 5, ऋण 2। तो जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं इनको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। अब इसके बाद आता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। जो संख्याएं वास्तविक नहीं हैं उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। जैसे अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -7, अंडर रूट में -18, इन सब को हम लोग इमेजिनरी नंबर i के रूप में दर्शाते हैं। तो ये भी सभी संख्या क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्या कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो केवल अपने से तथा एक से पूर्णतः विभक्त होती हो, किसी तीसरी प्राकृत संख्या से विभक्त ना हो, तो वह संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी जो हैं अभाज्य संख्या है। इसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य संख्या की, जिसको कहते हैं को प्राइम नंबर। इसमें होता है दो प्राकृत संख्याएं a तथा b सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी, जबकि उनका महत्तम समापवर्त HCF जो होता है 1 हो। तो देखिए इसका एग्जाम्पल दिया है 2, 3, 3, 4, 5, 9, 21 और 65 आदि। तो देखिए 2 जो है 1 से भी जाता है और 2 से जाता है, 3 जो है 1 से जाता है और 3 से। इन दोनों को महत्तम समापवर्त मतलब दोनों में जो कॉमन है, यहाँ भी एक कॉमन है और यहाँ भी एक कॉमन है, तो ये HCF, तो ये कहलाती है अभाज्य संख्या। देखिए 5, 9 में 5 जो है स्वयं 1 से जाती है और 5 से। 9 को देखिए वो भी 1 से जाएगा और 9 से जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1, तो ये उनका HCF होगा। और इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहलाती है। अगला है स्थानीय मान। ये आपको इंग्लिश में पढ़नी चाहिए। स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू या फिर लोकल वैल्यू। स्थानीय मान क्या है, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि इकाई के अंक का स्थानीय मान, इकाई अंक में जो भी रहेगा उसका गुना 1 करना है, दहाई अंक में जो भी रहेगा उसका गुना 10 करना है, और सैकड़े में के स्थान पर जो भी रहेगा उसका गुना 100 करना है। इसी प्रकार सभी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए 67,832 एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें इकाई अंक क्या है, 2। 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 बराबर 2, ये उसका स्थानीय मान हो गया। और देखिए 8 का स्थानीय मान, 8 जो है सैकड़े का अंक है, अतः 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 गुना 100 बराबर 800, ये उसका स्थानीय मान हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का स्थानीय मान क्या होगा,
अगले पेज में देखते हैं। 6 जो है 10,000 का अंक है, मतलब 10,000 के स्थान पर है, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 गुना 10,000, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 60,000। ये इसका स्थानीय मान है। अब आता है जातीय मान। जातीय मान को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। जातीय मान क्या है इसको देख लेते हैं। किसी अंक का जातीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता। यहाँ देखिए, स्थान पर निर्भर नहीं करता। उस अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे ही हम जातीय मान कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही होता है। जातीय मान जो होता है स्वयं वही होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अगले पेज पे। जैसे कि 5, 7, 8, 5, 4, 2, 5,78,542 में 2 का जातीय मान 2, 4 का जातीय मान 4, 7 का जातीय मान 7, मतलब जो वैल्यू है वही उसका जातीय मान होता है। तो यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जातीय मान को वास्तविक मान या फिर नैज मान भी कहते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, नैज मान इंग्लिश टर्म में आपको याद रखना चाहिए। दूसरा है इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान दोनों समान होते हैं, और शून्य के स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव शून्य ही होता है। शून्य चाहे कोई भी स्थान पर रहे, उसका जातीय मान एवं स्थानीय मान शून्य ही होता है। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। विभक्ति के कुछ नियम। 2 से भाज्यता के क्या नियम हैं, देखिए। कोई भी दी गई संख्या 2 से तभी भाजित होगी जब इकाई का अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, तभी वह संख्या 2 से भाजित होगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है 64,598। देखिए, इकाई के अंक में क्या है, 8 है, तो ये बिल्कुल 2 से भाज्य होगी। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं 391। देखिए, यहाँ पे इकाई के अंक में 1 है, तो यह बिल्कुल जो है 2 से भाजित नहीं होंगी। अगला है 3 से विभाज्यता का नियम। कोई दी गई संख्या 3 से तभी भाजित होगी जब इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। देखिए, हमको दिया हुआ है 6, 7, 4, 5, 0, 2। इन सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं। 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 24। 24 जो है 3 से पूरा भाग दी जाती है, इसलिए ये संख्या जो है पूरा 3 से भाग चले जाएगा। इन सभी के एग्जाम्पल या क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले पेज पे। 4 से विभाज्यता के नियम। कोई दी गई संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जब इसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होंगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये संख्या हमको दी गई है, इकाई और दहाई, ये हो गया इकाई अंक और एक हो गया दहाई अंक। तो ये जो संख्या है अगर 4 से भाग चली जाती है तो ये पूरा संख्या 4 से भाग चली जाएगी। तो 12 जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए ये संख्या पूरा 4 से भाग चले जाता है। 5 से विभक्ति के नियम में देखिए, कोई संख्या 5 से तभी विभक्त होगी जब इसका इकाई अंक 0 होगा या तो फिर 5 होगा। तो देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है 67,985 और 69,870। इकाई अंक में इसके 5 है और इसके इकाई अंक में 0 है, तो यह पूर्णतः 5 से भाज्य होगी। अगला देखते हैं 6 से विभाज्यता के नियम में कोई दी गई संख्या 6 से तभी भाजित होगी जब वह 2 एवं 3 दोनों से भाज्य होना चाहिए। 2 से भी जाना चाहिए और 3 दोनों से जाएगा, तभी वह संख्या 6 से भाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए 6,702। यहाँ पे आप 2 से भाज्यता के नियम को लगा सकते हैं। यह इकाई अंक में 2 है, इसलिए 2 से पूर्णतः भाजित हो जाएगा। और 3 के लिए संख्या को हम लोग पूरा जोड़ते हैं। पहले जोड़ते हैं 6 और 7 13,
13 और 2 15, तो 15 जो है 3 से पूरा पूरा भाग चले जाता है 5 बार में, तो इसलिए यह 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, इसलिए यह संख्या 6 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगी। 8 से विभक्ति के नियम में कोई दी गई संख्या 8 से तभी विभक्त होगी जब सैकड़े, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त हो। हमको ये संख्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो इसके अंतर्गत इकाई, दहाई और सैकड़ा ये तीनों जो है अगर 8 से भाज्य है तभी वह संख्या जो है पूरी 8 से भाग जाएगी। तो देखते हैं 9 से विभक्ति के नियम। कोई दी गई संख्या 9 से तभी भाजित होगी जब संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो। हमको दिया हुआ संख्या है 9 5 6 4 2 1, अंकों का योग 9 से भाज्य हो तभी वह संख्या 9 से भाजित होगी। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। 1 2 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 18 और 9 27, इनका योग कितना हो जाता है 27 होता है। और 27 जो है 9 से पूर्णतः भाजित है, 3 बार में चले जाता है, तो अतः जो संख्या दी गई 9,56,421, यह भी 9 से चल जाएगा। अब देखते हैं 11 से विभक्ति के नियम। कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से भाजित होना चाहिए। संख्या हमको इतना दिया गया है। इसमें बोला गया है बाईं ओर से चलने पर, इस तरफ से जाएंगे तो ये हो जाएगा बाईं ओर। यहाँ पे ध्यान रखना है बाईं ओर चलने पर, तो बाईं ओर चलने पर पहले क्या होता है सम स्थानों के अंकों का योग। सम के स्थान पर है 5, 1 और 3, इनके अंकों का योग। तो देखिए यहाँ पे 5, 1 और 3 दिया हुआ है। उसके बाद लिया है ऋण, विषम स्थानों के अंकों का योग दिया है। विषम स्थान पे 2 है, फिर 0 है, फिर 6 है और 1 है, तो इसको यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। इनको जोड़ेंगे फिर इनको जोड़ेंगे, दोनों को घटाएंगे, तो पहले 5 और 1 कितना हो गया 6 और 3 ये हो गया 9, ऋण 2 और 6 8 और 1 ये हो गया 9, 9 ऋण 9 बराबर कितना मिला हमको 0। तो 11 से विभक्ति के नियम, अगर अंतर जो है 0 हो या तो फिर 11 से भाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य चली जाती है। इस प्रकार यह संख्या जो है पूर्णतः 11 से चली जाएगी। यदि आपको कहीं इस वीडियो में डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में।